हेलो डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल और इथर, ये जो सेकंड चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा था, इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे। और आज का लेक्चर एंड होपफुली एक आध और भी कोई आगे कंटिन्यूशन में लेक्चर आएगा, वो सब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को चूज करके आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर स्टार्टअप पे मैंने कुछ रिएक्शंस चूज किए हैं जहां पे आपसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस पूछे गए हैं। एक मैकेनिज्म एनसीईआरटी के अंदर जो पूछा गया वो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं। मिथोक्सी मिथेन का एचआई के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से आपको समझाया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ ये 4 क्वेश्चन शेयर किए हैं, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछे गए हैं और एक ये भी बिना मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, बट चलो मैं नीचे से ही शुरू करता हूं। ये बोलते हैं कि फॉलोइंग इज नोट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है और वो कहते हैं कि इस प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन सुटेबल नहीं है, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर आपसे पूछते हैं कि चलो ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताइए आप, इस रिएक्शन में क्या होगा और अगर मुझे ये बनाना है तो ये मैं कैसे बना सकता हूं। तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। ये जो हैलाइड मैंने यहां पे ले रखा है, ये टर्शरी हैलाइड है और टर्शरी हैलाइड एलिमिनेशन फेवर करता है विलियमसन सिंथेसिस में, ना कि सब्स्टिट्यूशन। किसी एक H को आउट करने की कोशिश करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल, जिसको मैं न्यूक्लियोफाइल समझ रहा हूं, वो रादर यहां पे एज ए बेस एक्ट करेगा और यहां से एक H+ को आउट करेगा। तो H+ को आउट करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C2H5OH, मतलब एक इथेनॉल बनेगा। अब यहां से H+ निकल चुका है, C यहीं पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे H+ निकल चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इन 9 हाइड्रोजन में से किसी को भी निकाल सकते थे आप। ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से Cl आउट होगा। तो ये Cl नेगेटिव आउट होके इस Na+ के साथ लग जाएगा। सोडियम क्लोराइड दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और ये जो आपका प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को आप यहां रिप्रेजेंट करें CH2 डबल बॉन्ड, ये यहां डबल बॉन्ड बन गया है और ये कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट होगा। आप पेपर पे प्रॉपरली इसको लिख लीजिएगा। ये एक प्रोडक्ट बना, ये दूसरा साइड प्रोडक्ट बना और ये तीसरा साइड प्रोडक्ट बना। ये रियली जो आपको ऑब्टेन्ड होंगे वो प्रोडक्ट होंगे। बट वो ये भी बोल रहा है कि आपको यही इथर बनाना है, तो आप कैसे बनाएं। तो वेरी सिंपल पॉइंट है, आप यहाँ पे किसी भी तरीके से, ये छोटी सी गलती हो रखी है, यहाँ C2H5 लिखना है मुझे, यहाँ पे C2H नहीं सॉरी CH3 है, सही है, सही CH नहीं C2H5 ही है, अगेन मुझे ठीक कर लेना है। तो ये C2H5, बाकी सब सही चल रहा है, इसमें कोई किसी तरह का गड़बड़ नहीं है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है। तो इसके O नेगेटिव ने इसके H को ले लिया और ये आपका एल्कीन बना दिया। अब वो चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर इथर को फॉर्म करें, तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको हैलाइड किसी भी सूरत में टर्शरी नहीं लेना, आपको हैलाइड प्राइमरी लेना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मुझे 2 R दिखाई जा रहे हैं, एक ये वाला R है और एक मेरा ये वाला R है। तो मैं 2 कार्बन का C2H5Cl ले लूंगा और टर्शरी एल्कोक्साइड ले लूंगा, C है, दिस वन इज योर टर्शरी एल्कोक्साइड, CH3 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 Na पॉजिटिव। बस अब सही है। अब मैं इस नेगेटिव से इस कार्बन पे अटैक कराऊंगा और Cl को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। रिजल्टिंग मेरे पास जो इथर बनेगा वो बिल्कुल परफेक्टली यही इथर बनेगा जो मुझे यहां बनाने के लिए बोला जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नीचे से ही ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। गिव मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ये मुझे इथेनॉल दिया गया है, CH3 CH2OH, और मुझे डिहाइड्रेशन करना है। तो एसिड की प्रेजेंस में H3PO4 या H2SO4 लें, 170 डिग्री पे इसको गर्म करें। मैकेनिज्म दिखाना है, तो H2SO4 का H+ ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि ऑलरेडी हम लोग चैप्टर पढ़ते हुए इस मैकेनिज्म को पढ़ के आए हैं, तो कोई नई बात तो नहीं समझा रहा, बट फिर भी जस्ट एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए मैंने ये क्वेश्चन पिक किए, सारे एनसीईआरटी वाले। यहां से अब वाटर को आप आउट करें,
तो वाटर को आउट करने के बाद ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन में जो ये H+ आप देख रहे हैं, ये H+ एलिमिनेट होना है। जो HSO4 नेगेटिव बचा हुआ है वो इसके H+ को लेके एल्कीन बनाएगा। तो फाइनली आप प्रोडक्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 वो वापिस कैटलिस्ट था तो रीजनरेट हो गया। तो इस तरह से एल्कीन और वाटर, यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के नजर आएंगे। नेक्स्ट देखें, जस्ट इससे उल्टा रिएक्शन है। अब की बार हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल पूछ रहे हैं। मतलब अगर इथीन के अंदर पानी ऐड करूं तो वो इथेनॉल बनाता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहता है? देखिए ये रिएक्शन वैसे एज सच अगर मैं एल्कीन और वाटर ले लूं, दोनों को मिसिबल सोचूं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनमें एज इट इज रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो हमें इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट दोबारा से डालना पड़ता है, जैसे मैं H2SO4 ही दोबारा यहां यूज कर रहा हूं। सो क्या होगा यहाँ पे, जो H2SO4 का H+ है वो एक्चुअली H+ को एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। ये H+ और ये एल्कीन उसके H+ को गेन कर लेगा, रिजल्टिंग एक आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और जो रिमेनिंग HSO4 नेगेटिव है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जब आप हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर वाटर को बॉयल करते हैं तो ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। CH3 CH2 ये ऑक्सीजन ने अटैक किया, उसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल O पे प्लस आ जाता है और फिर यहां से ये H+ इस HSO4 नेगेटिव के पास वापस H2SO4 को रीजनरेट कर देता है और हमें मिलता है इथेनॉल। और यही मैकेनिज्म आपको एज इट इज ऐसे ही दिखाना है। ऊपर देखें टॉप पे एक और क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। हालांकि मैंने क्वेश्चन एज इट इज पूरा नहीं लिखा, उन्होंने क्वेश्चन में रिएक्शन भी लिख के दे रखी है और फिर मैकेनिज्म और प्रोडक्ट पूछ रखा है। बट चलिए मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3-मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, 2 ओल मतलब 2 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ, 3 पे मिथाइल, ये लीजिए 3 पे मिथाइल। बाकी आप जस्ट बॉन्ड पूरे कर दीजिए तो CH3 CH CH CH3 ये आपके पास 3-मिथाइल ब्यूटेन टू ओल है। इसको ट्रीट करना है HBr के साथ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और मैकेनिज्म भी क्या होगा। उन्होंने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी यहां प्रोडक्ट बना के दे रखा है और आपसे मैकेनिज्म पूछ रखा है। सो सी हियर वेरी केयरफुली, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहां से H+ पे अटैक करेंगे और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, ऑक्सीजन इंतजार में है H+ के। वैसे भी अल्कोहल HBr की रिएक्शन में OH हटता था और Br लगता था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से OH हटेगा और Br लगेगा, लेकिन नहीं। अभी एक बार हम रिएक्शन पे मूव करें, देखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है तो पूरी तरह से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास यहां H लग गया, अब यहां से वाटर आउट होगा, ये वाटर आउट हो गया और वाटर आउट होने के बाद आपके पास यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इसके नेक्स्ट कार्बन से एक H माइग्रेट होके अगर यहां आ जाता है तो ये मोर स्टेबलर टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इस रीअरेंजमेंट को तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये रीअरेंजमेंट तो निश्चित है, ये तो होना ही होना है। अब Br नेगेटिव आएगा और Br नेगेटिव आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग CH3C CH3Br एंड CH2CH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आप मैकेनिज्म भी समझ गए और प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन करना हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। तो फर्स्ट 3 एक क्वेश्चन दे रखा था, नेक्स्ट 3 एक क्वेश्चन था, तो यहां से शुरू कर देता हूं। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मींस 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं और वो चेन टर्मिनेटिंग होता है, तो यहां से ही मुझे ये लिखना होगा। अब बाकी जस्ट बॉन्ड पूरे करने हैं उसके स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए। तो ये मेरे पास ब्यूटेनल है और मैं इसका कैटालिटिक रिडक्शन करना चाहता हूं, तो निकल की प्रेजेंस में मैं हाइड्रोजन डाल दूंगा। रिडक्शन मुझे पता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल देता है, तो ये मुझे सिंपली CH3 CH2 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 OH देगा। सी है जस्ट एडिशन में क्या होता था, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था, एक O पे H चला जाएगा, एक C पे H चला जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रैमिंग के लिए आपको बताया था, आप यहाँ निकल हाइड्रोजन की बजाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते थे, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते थे, वो भी अल्कोहल बनाता। बट आप ध्यान रखें वो रीजेंट है, वो कैटलिस्ट नहीं है।
यहां निकल कैटालिस्ट है तो ये कैटालिटिक रिडक्शन कहलाएगा। तो ये निकल हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है ये कैटालिटिक रिडक्शन के लिए सुटेबल है। और आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे HI रेड फास्फोरस यूज कर सकते हैं, ये भी कैटालिटिक रिडक्शन होगी। बट आप याद रखना एल्डिहाइड का एल्केन बनेगा। आपको ये काफी बार बात बता चुका हूं कि HI रेड फास्फोरस बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सभी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, डेरिवेटिव्स को वो एल्केन में बदलता है। तो बट आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऊपर वाली रिएक्शन आप फॉलो कर लीजिएगा, एक ही आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखें आप यहाँ, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हाइड्रेशन मींस वाटर का एडिशन करना है प्रोपीन के अंदर। तो ये हमारे पास प्रोपीन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, कहीं पे भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, या यहाँ या यहाँ। अब इस प्रोपीन के अंदर मुझे हाइड्रेशन करना है, वाटर डालना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ज्यादा मैकेनिज्म पे काम नहीं करूंगा। एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आपको बताया था, मार्कोनिकॉव्स एडिशन करता है वाटर का, कार्बोकेटाइन बनता है उसके अंदर। रिकॉल करें 3 रिएक्शंस को, एक साथ 3 रिएक्शंस को रिकॉल करें। एक बताया था वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जिसमें मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। रीअरेंजमेंट ऑफ रिस्क होता है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, बनेगा ही नहीं, बस सॉरी रीअरेंजमेंट का कोई चांस ही नहीं होगा। ओके। दूसरी बताई थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वही मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है, विदाउट कार्बोकेटाइन होता है। तीसरा बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, H2O2, B2H6 ये सब डालते थे हम लोग, याद रख लीजिएगा आप उस सारे रीजन्स को। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जहां वाटर का एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता था। तो ये आपको सिंपली वाटर H2SO4 उसने बोल ही रखा है, तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन करके आप वाटर का यहां प्रोपेन टू ओल बना देंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखें, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नर्ड रीजेंट है। ये देखिए मैं यहां प्रोपेनॉन लिख रहा हूं आपके लिए, C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड्स, ऑन मतलब कीटोन। तो ये प्रोपेनॉन है और इसको मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड कीटोन्स का कैरेक्टर होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल, हालांकि अगले चैप्टर में भी ये रिएक्शन आएगी, बट अभी ऑलरेडी भी बता के आया हुआ हूं कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं, जबकि एसिड्स और डेरिवेटिव्स सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। तो मुझे यहाँ एडिशन करना होगा, ये C डबल बॉन्ड O ऐसे शिफ्ट होगा, एक बॉडी को यहां जाना है, दूसरी बॉडी को यहां जाना है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होना है। सिंपल रट्टा मार के भी एडिशन आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं है। सी है ये O नेगेटिव, ये इसके साथ लग गया CH3 ये वाला। अब जो पॉजिटिव बॉडी बची हुई है वो O नेगेटिव के पास चली जाएगी, MgBr पॉजिटिव, ये आपका वो अडक्ट बन गया। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे भी बोल रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगर वो ना बोलता तो मैं भी रुक गया होता, बट अब अगर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बोल रहा है तो अब आपको वाटर इसके अंदर डालना होगा। तो वाटर के पास जो H प्लस है ये O नेगेटिव उसके H को ले लेगा और उस H को लेने के बाद यू सी इट हियर वेरी केयरफुली, ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन गया, टर्शरी अल्कोहल, और OH इस Mg के साथ लग जाएगा तो MgBrOH ये एक साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको बाहर मिलता नजर आएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, थोड़ी स्क्रीन कट है तो आप एक बार दोबारा से फोकस कर सकते हैं इसके ऊपर। ये MgBrOH और टर्शरी अल्कोहल मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, अदरवाइज कोई ज्यादा मुश्किल रिएक्शन भी नहीं है, आप आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं। मैं थोड़ा ऊपर ही स्पेस जनरेट कर देता हूं अब, क्योंकि बड़े रीजन्स हैं ये, पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। पहले तो 3 मिथाइल फिनोल बनाते हैं, ये हमारा वो फिनोल, और यहां पे मैं नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3, ये 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, ये आपका 3 मिथाइल फिनोल है और इसकी मोनोनाइट्रेशन करनी है। मोनोनाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रोनियम आयन लगाना है और सिर्फ एक लगाना है। तो वो एक किस जगह पे जाएगा, 2 ग्रुप ऑलरेडी लग चुके हैं, तीसरे को कहां जाना है ये लगे हुए ग्रुप डिसाइड करेंगे। मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब वो ये जगह चूज करता है उसके लिए, या तो वो यहां पे जाए या वो यहां पे जाए। और अगर मैं OH को देखूं तो OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक ये जगह चूज करता है और एक ये जगह चूज करता है। तो फिर वो कहां पे जाएगा, अगर मैं एक जगह नाइट्रो भेजना चाहता हूं
तो वो नाइट्रो डेफिनेटली इस जगह पे जाना चाहेगा, क्योंकि यहां पे उसे मोर स्टेबिलिटी बनती नजर आएगी। सी है, ये OH लगा दिया, ये मिथाइल ऑलरेडी लगा हुआ है, ये यहां पे नाइट्रो लगा दूंगा। यहां पे लगा सकता हूं क्या? नहीं, यहां पे नहीं लगा सकता। यहां पे लगाने से स्ट्रीक क्राउडिंग हो जाएगा, और स्ट्रीक क्राउडिंग में 3 ग्रुप एक जगह पे थोड़ा सा स्ट्रीक हिंड्रेंस इस बेंजीन की प्लेनरिटी को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा इस जगह पे जाना पसंद करेगा। हाँ, यहां भी जा सकता था, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। यहां पे वो सिमेट्रिक ज्यादा होने की वजह से, स्टेबल ज्यादा होने की वजह से जाना पसंद करेगा। बट दूसरे क्वेश्चन में जब वो बोल रहे हैं कि डाई नाइट्रेशन कराना है, तो डाई नाइट्रेशन में डेफिनेटली आपका अब यही सिचुएशन होगा जहां पे NO2 जाना पसंद करेगा। ट्राई नाइट्रेशन बोल देते, बोला नहीं है, बोल देते तो यहां पे आप भेजते उसको, बट अभी रुक जाइए, डाई नाइट्रेशन पे ही रुक जाइए। अगला देखें, मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट। तो चलिए पहले फिनाइल इथेनोएट ही बनाते हैं। ये कैसा है? एस्टर है। अब 11th क्लास की नोमेनक्लेचर आपको जरूर याद होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। इथेन मतलब 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेनोएट मतलब ये आपका एस्टर इथेनोएट, और फिनाइल ये O के साथ लगा हुआ एल्काइल होता है, C6H5। बाकी जस्ट बॉन्ड पूरे कर दीजिए, तो ये आपका बन गया फिनाइल इथेनोएट। अब याद करें, ये जो इथ है ये वर्ड रूट है, एन सफिक्स है, O8 सेकेंडरी सफिक्स है, और ये जो लगता है सारे 5 चीजें जो वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सब लगाने के बाद, 5 चीज लगाने के बाद सबसे आगे लगाते हैं हम वो ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हो। तो ये फिनाइल मैंने यहां पे लगाया। अब मैं इसका मोनोनाइट्रेशन करना चाहता हूं, तो मोनोनाइट्रेशन कैसे करूं? एक बार फिर दोबारा देखें इसको, CH3C डबल बॉन्ड OO, और ये फिनाइल ऐसा लगा हुआ है। मतलब मैं अब इसका नाइट्रेशन करना चाहता हूं, इस पे NO2 पॉजिटिव भेजना चाहता हूं, तो मैं देखना चाहता था कि वो कहां पे जाएगा। तो पहले आप देखें, ये ऑक्सीजन जो है, ये रेजोनेंस की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएटर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस की तरह से एक्ट कर रहा होगा। तो 3 जगह हैं जहां पे NO2 जा सकता था, तो डेफिनेटली वो पैरा पे ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो OCOCH3 ये आपके पास नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। इस तरह से ये आपका 6th क्वेश्चन मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज शोर इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में बॉइलिंग पॉइंट दिखा रखा है, यहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट दिखा रखा है, यहां भी एसिडिक कैरेक्टर दिखा रखा है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में देखना चाहे, मैं बी पार्ट से स्टार्ट करता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। पहला एग्जांपल मुझे दे रखा है पेंटेन 1 ओल। सी है, ये है पेंटेन 1 ओल, 5 कार्बन की चेन है, काफी बड़ा मॉलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं पेंटेन 1 ओल में देखूं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नॉर्मल ब्यूटेन नॉन पोलर फोर्स है, वीक लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते पाएंगे। पेंटेनल 5 कार्बन की फिर दोबारा से चेन आई है, अब की बार एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H कार्बन्स के साथ लगे हुए हैं, O के साथ नहीं लगा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को मीट आउट नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है FON के साथ H होना, तो यहां पे O के साथ कोई H नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब पेंटेनल के आप लेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल में H O के साथ नहीं होगा, रिजल्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली। हाँ, इन दोनों में लेंथ सेम दिख रही है, 5 कार्बन की है, साइज मॉलिक्यूलर मास सेम दिख रहा है बिल्कुल, बट यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि यहां पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है इथोक्सी इथेन। सी हियर, ये है इथोक्सी इथेन, 2 कार्बन इथ एन और इथोक्सी, तो ये आपका वो कंपाउंड इथोक्सी इथेन, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। बट चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। सबसे छोटा साइज एंड लंडन फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आपके पास अपीयर होगा नॉर्मल ब्यूटेन का। तो नॉर्मल ब्यूटेन आपका मिनिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तो क्लियर हो ही चुका है, ये तो मैक्सिमम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करेगा। अब हमें सिर्फ इन 2 के अंदर देखना होगा, तो दोनों क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फिर मुझे ये चेक करना होगा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। मैं मास के ऊपर जाके देख रहा हूं तो मुझे कुछ हद तक आइडिया हो रहा है कि इसका मास ज्यादा है, 5 कार्बन है, जबकि यहाँ पे 4 कार्बन हैं। अगर यहाँ पे मैं फंस जाता तो नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ जाता, बट अभी तो मैं उलझ ही नहीं रहा, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मास जो है वो ज्यादा है एल्डिहाइड का, तो रिजल्टिंग आपका ब्यूटेन के बाद जो नंबर आएगा वो इथोक्सी इथेन का होगा,
इथोक्सी इथेन का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उसके बाद आपका इस पेंटेनल का होगा और सबसे ज्यादा पेंटेन 1-ओल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। एक और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट चेक कर रहा हूं, सभी अल्कोहल्स हैं, ओल 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 एंड ओल। ओके, तो सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही सही। अब सिर्फ सरफेस एरिया मुझे बताएगा। पेंटेन 1-ओल, सी हियर, ये सबसे बड़ा अपीयर हो रहा है मुझे 5 कार्बन्स की चेन के साथ। फिर ब्यूटेन 1-ओल, ये 4 कार्बन्स की चेन के साथ अपीयर हो रहा है। फिर ब्यूटेन 2-ओल, ब्रांचिंग आ गई है थोड़ी सी, तो ब्रांच सरफेस एरिया को छोटा करने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास आ रहा है इथेनॉल, ये 2 कार्बन्स का इथेनॉल है। फिर प्रोपेन 1-ओल, ये आपका 3 कार्बन का प्रोपेन 1-ओल है। और फिर मिथेनॉल, बहुत ही आसान, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एच मैंने दिखाई नहीं है, बट आप नोटिस कीजिएगा, जितना लार्ज साइज होगा उतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे। जितना लार्जर साइज उतने स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टिंग उतना हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसका। नंबर 2, अब यहां रुक जाइए, दोनों सेम कार्बन्स के हैं, बट ब्रांचिंग यहां ज्यादा है, तो ब्रांच सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, रिजल्टिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। ये नंबर 3 पे आ जाएगा, ये नंबर 4 पे, ये नंबर 5 पे, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपके पास होगा मिथेनॉल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब देंगे तो मिथेनॉल का सबसे कम, देन इट इज इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेन 2-ओल, देन ब्यूटेन 1-ओल एंड फाइनली पेंटेन 1-ओल। नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा था, एसिडिक कैरेक्टर का आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा और कौन वीकेस्ट। तो मैं सबके स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट करूंगा पहले। तो ये प्रोपेन 1-ओल है मेरे पास, सी, बहुत ध्यान से देखिए आप इसको, ये आपका प्रोपेन 1-ओल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6, ये 2 नंबर पे लगा दिया, ये 4 पे लगा दिया और ये 6 पे लगा दिया। पिक्रिक एसिड है ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। एक और बना रहा हूं, दिस इज 4-नाइट्रोफिनॉल, ये हमारे पास 4-नाइट्रोफिनॉल है। एक 3-नाइट्रोफिनॉल बोला गया है, काफी सारे एग्जाम्पल डाल दिए गए हैं, हालांकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ गए हैं एसिडिक कैरेक्टर का, तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। एक आ गया 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल, so this is your 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनोल बिना किसी सब्स्टिट्यूएंट के भी आपको दिया गया है फिनोल। वन मोर, वी आर हैविंग 4-मिथाइल-फिनोल, ये 4-मिथाइल-फिनोल है, क्रेसोल इसी का कॉमन नेम है। और ये है आपका 4-मिथॉक्सीफिनोल। ये सारे के सारे एग्जांपल्स मुझे जस्ट सीक्वेंस देना है एसिडिक कैरेक्टर के, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जिसमें भी देना चाहूं दे सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखें कि जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं वो फिनोल्स या फिनोल डेरिवेटिव से हमेशा वीकर एसिड होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आप याद कर लें, एक एल्कोहल लिया था और एक फिनोल लिया था। स्टार्टिंग पे जब एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया तो मैंने बोला कि फिनोल हमेशा अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा। व्हाई? बिकॉज इसका H+ निकाले जाने के बाद जो एल्कोक्साइड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि इसका H+ निकाले जाने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, रिजल्टिंग वीकर बेस हो जाता है, तो उसका पेरेंट एसिड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। तो मैं अगर वीकेस्ट एसिड की तलाश में हूं तो प्रोपेन 1-ओल यहां इन सभी में मेरा वीकेस्ट एसिड होगा। ओके, अब इस फिनोल को मैं फोकस करता हूं जहां कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये तो मैं सबसे लास्ट में डाल चुका हूं, इसका तो नंबर सबसे आखिरी में है, वीकेस्ट एसिड है। अब मैं इसको फॉलो करते हुए मैं देख रहा हूं कि ये 2 डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, ये डोनेशन करता है +I की वजह से और हाइपर कंजुगेशन की वजह से, और ये हालांकि -I दिखाता है बट +R की वजह से बहुत अच्छा डोनर होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंडक्टिव यहां इतना दूर कोई खास असर H पे दिखा नहीं पाएगा, तो मैं फिर ज्यादा वेटेज दूंगा नहीं इंडक्टिव को। हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाता है, जबकि ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। पैरा पे पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव रेजोनेंस दिखाएगा, अगर मेटा पे होता तो इंडक्टिव दिखाता, रेजोनेंस ना दिखाता। ठीक है, तो ये 2 डोनर ग्रुप्स लगे हुए हैं, जबकि यहां पे सब विड्रॉअर ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहां पे 3 विड्रॉअर ग्रुप लगा रखे हैं, यहां पे 2 लगा रखे हैं, यहां ये एक लगा रखा है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका ये निकल के आएगा
1 नंबर पे, क्योंकि 3 विड्रॉइंग ग्रुप अपने -R -I की वजह से इस H पे बहुत बुरी तरह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएटर होंगे, रिजल्टिंग ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा नंबर 1 पे, और ये आपका आएगा नंबर 2 पे, क्योंकि 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पे एक एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जब मेटा पे लगा हुआ है तो सिर्फ -I दिखाएगा, -R नहीं दिखाएगा, जबकि पैरा पे लगा हुआ है तो -R -I दोनों दिखा रहा होगा। अब ये डिटेल हम लोग लेक्चर पे पढ़ के आए हैं, तो आप वहां पे इसको रेफर कर सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, रेजोनेंस की वजह से वो इस कार्बन पे पॉजिटिव क्रिएट ही नहीं करता, रिजल्टिंग फिर मैं श्योरली बोल सकता हूं कि ये मेरा नंबर 3 होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर ये थर्ड, और फिर ये आपके पास आएगा 4th, और ये आपका रेफर्ड 5th। इन दो की डिस्कशन बची। कई बार हमें यूं लगता है कि यहां पे सर सिर्फ -I दिखाने वाले 2 ग्रुप थे और यहां रेजोनेंस दिखाने वाला एक, तो कौन विनर होगा? तो देखिए यहां हम फंस सकते थे, बट स्टिल आप रिकॉल कर लीजिएगा कि 2 ग्रुप्स का इंडक्टिव ज्यादा असर दिखाता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड निकल के आ रहा है। थोड़ा रट्टा लगता है, बट हाँ चलो कोई नहीं, कर लेना आप, ये तो करना पड़ेगा। अब इन 2 को देखेंगे आप, इन 2 को जब देखेंगे दोनों डोनर लगे हुए हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का डोनेशन इतना अच्छा नहीं होता जितना रेजोनेंस का डोनेशन होता है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर की तरह से एक्ट करेगा, ये क्वाइट लेस स्ट्रॉन्गर डोनर की तरह से एक्ट करेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड प्रूव होगा, क्योंकि डोनेशन थोड़ी लेसर है तो H+ थोड़ा सा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, तो ये 6 नंबर पे आएगा, और ये आपका 7 नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इसको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये 8th नंबर पे होगा। तो इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ का प्रेडिक्शन यहां बहुत इजीली कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस जिनके ऊपर हम यहां काम करेंगे। आप सभी क्वेश्चंस पे, जितने भी एनसीईआरटी के पैकेज में आपको दिख रहे हैं, सभी पे वर्कआउट करें। हर तरह के पेपर्स में यही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।